आज डीएसएल इंग्लिश यूट्यूब चैनल के लिए बड़ा खास दिन है। डीएसएल कोचिंग के लिए खास दिन है क्योंकि आज हमारे बीच हैं सुमित नारायण जी, जो यूपीएससी के माध्यम से होने वाले एग्जाम सीएपीएफ में ऑल इंडिया रैंक 10 लाए हैं। तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात है हमारे लिए। तो हम इनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि इनके सफलता में इनका क्या योगदान रहा, कैसे पढ़े, क्या किए, इनके परिवार का क्या योगदान रहा, ये देश के लिए क्या करना चाहते हैं और आपको क्या सलाह देंगे, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए और कितना ध्यान देना चाहिए। तो चलिए इनसे एक मुलाकात करते हैं, शुरुआत करते हैं सुमित नारायण जी से कि सुमित जी पहले बताइए आप अपना एक संक्षिप्त परिचय बच्चों। धन्यवाद सर, मुझे ये प्लेटफॉर्म में बुलाने के लिए, ताकि मैं बाकी अभ्यर्थियों को और परीक्षार्थियों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ। तो मेरा नाम जैसा कि आपने बताया सुमित नारायण है। मैं फतेहपुर जिला जो कानपुर के पास है उसके वहीं का रहने वाला हूँ। एक बहुत छोटे से गांव से आता हूँ मैं, बुदौरी नाम है उसका। और वहाँ से मेरी प्रारंभिक पढ़ाई हुई है, प्राइमरी एजुकेशन। फिर वहाँ से मैं इलाहाबाद के लिए गया। इलाहाबाद में मैंने क्लास 6 से लेके 12 तक पढ़ाई की और फिर मैंने ग्रेजुएशन किया है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी से, कोलकाता से। मरीन इंजीनियरिंग में मैंने किया है काम, और मरीन इंजीनियरिंग में मैंने फिर नौकरी भी की है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। और उसके उपरांत मैंने फिर तैयारी करने का सोचा कि सिविल सर्विसेज या फिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज या फिर सीडीएस जैसी परीक्षाओं में ग्रुप बेस्ड सरकारी नौकरी का प्रयास किया। तो ये मेरा एक संक्षिप्त परिचय है। बहुत बढ़िया। एक्चुअली उन्होंने बताया कि इनका बैकग्राउंड फार्मर बैकग्राउंड से रहा है। इनके फादर फार्मर हैं, एग्रीकल्चर में काम करते हैं, लेकिन अभी 4 भाई हैं और चारों यूपीएससी के माध्यम से कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हैं, कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं। और इनका भी पर्सनालिटी का क्या कहना, लंबे चौड़े हैं, बातें करते हैं, पर्सनालिटी है, स्मार्ट है। तो अब कहना यह है इनसे कि जैसा कि हम लोग पूरे बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब जो 10 स्टेट है, तो उन बच्चों का इंग्लिश बहुत कमजोर होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्ट भी करना नहीं चाहते लेकिन वो बनना चाहते हैं आपकी तरह सीएपीएफ। तो उन बच्चों के लिए क्या सलाह देंगे, क्योंकि कोचिंग इंग्लिश का है, तो इंग्लिश के बारे में क्या सलाह देंगे बच्चों को? बहुत सही प्रश्न उठाया सर आपने, क्योंकि इससे मैं बहुत रिलेट करता हूँ। क्योंकि मेरी भी जो प्रारंभिक पढ़ाई है मैंने हिंदी मीडियम में की है। क्लास केजी से लेके 5वीं क्लास तक प्योर हिंदी में रहा हूँ। उसके बाद मैंने 6वीं से मैंने इंग्लिश मीडियम में स्विच किया। मेरे बड़े भैया ने और सबने घर में मोटिवेट किया कि इंग्लिश में पढ़ाई करो, आगे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा बढ़ेंगी। और जो कि सच बात है भी कि अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं लैंग्वेज का अपना दायरा बढ़ाने से। तो मुझे भी ऐसी परेशानी होती थी और अभी भी होती है कहीं कहीं पे कि टफ वर्ड्स नहीं समझ आते तो क्या करें। तो एक पढ़ने की आदत डालना मेरे हिसाब से ज़्यादा जरूरी है अपनी इंग्लिश को सही करने के लिए। जैसे कि मैं बचपन से ही मुझे लगता था कि इंग्लिश अगर अच्छी करनी है तो किताबें पढ़ना चाहिए, अलग अलग तरीके की, अलग अलग जॉनर की, या फिर अलग अलग न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए। अगर हल्का न्यूज़पेपर आपको कोई ऐसा लगता है कि बहुत टफ न्यूज़पेपर है, जैसे द हिंदू है, लोगों के मन में परसेप्शन है बना हुआ कि काफ़ी टफ इंग्लिश आती है उसमें, तो उसके अलावा और भी न्यूज़पेपर है जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है या फिर इंडियन एक्सप्रेस है, ये सब भी उठा सकते हैं, देख सकते हैं, इससे भी सही हो जाता है। दूसरा तरीका होता है कि आप कन्वर्स करें, बातें करें। तो मैं क्लास 9th में या 10th में हमने एक स्कूल में एक ऐसे स्टोरी राइटिंग का या फिर सिंगिंग का एक ग्रुप स्टार्ट किया था, बैंड बनाया था। तो उसमें हम गाने लिखते थे और मैं गाने लिखता था और फिर बाकी लोग कुछ सिंगर थे और कुछ गिटारिस्ट थे, तो वो बजाते थे, कोशिश करते थे एटलीस्ट हम लोग। तो उससे भी बहुत फायदा मिला। तीसरा तरीका है इंटरैक्टिव लर्निंग का, कि आप ब्लॉगिंग करें या फिर आप लिख के किसी को दिखाएं, आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। तो इस तरीके से भी आप लर्निंग कर सकते हैं। मैंने काफ़ी ब्लॉग लिखे हैं और फिर अभी भी मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ इंग्लिश राइटिंग में, अभी भी ये कर रहा हूँ। तो आप एआई के माध्यम से आजकल नए नए टूल आ गए हैं मार्केट में, ऐप आ गए, उनसे भी आप सीख सकते हैं। ये तरीका अच्छा हो सकता है। जैसा कि सुमित बताया कि इंग्लिश के लिए आप काफ़ी जनरस है, किताब है, बुक्स है, स्टोरी है, उसको पढ़िए, आप हिंदू पढ़िए। लेकिन बच्चों की समस्या क्या है, मैं समझता हूँ एक बच्चों का दुख दर्द जैसा पढ़ाता हूँ
तो मैं पिछले 12 वर्ष से डीएस में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जिसमें बच्चों को इंग्लिश में लिखना, पढ़ना, बोलना समझ नहीं आता। तो उनको सलाह देना चाहूँगा कि डीएस में कुछ बुक्स ऐसे हैं जो बेसिक आपको हेल्प करेगा। तो आपको नंबर दिया जा रहा है, इस पर कॉल भी कर सकते हो आप, कि जहां भी बुक्स आपको हेल्प करेगा। इसके साथ साथ अगर आप दिल्ली आना चाहते हो तो दिल्ली अब दूर नहीं है, यहाँ पे अपने घर बैठ के पढ़ सकते हो। तो आजकल सुविधाएं ऑनलाइन क्लास की भी होती है, जहां आप घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं दिल्ली आना, लेकिन अब दिल्ली दूर नहीं, दिल्ली आना चाहो तो एक एटमॉस्फेयर चेंज होगा आपका, आप अपना इन्वायरमेंट चेंज करके आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सुमित जी से चलते हैं, जानते हैं अगला क्वेश्चन कि इनकी तैयारी में इनके परिवार का, इनके भाइयों का इनके प्रति क्या रुझान था, क्या योगदान था? जी सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके पास कोई पीछे से आपको पुश करने वाला होना चाहिए। तो मेरी पढ़ाई में भी बचपन से ही मेरे माता पिता का, उसके बाद मेरे भाइयों का रोल माता पिता के बराबर ही रहा है ऑलमोस्ट, क्योंकि मुझे वो लोग लेके आए, जहाँ जहाँ खुद पढ़ते गए वहाँ वहाँ मुझे भी पढ़ाया, और सब लोग खुद भी सफल हुए, और सब लोग यूपीएससी के माध्यम से किसी न किसी विभाग में अभी भारत सरकार के किसी न किसी विभाग में कार्यरत है, और मैं भी उसी पथ पे आगे बढ़ा हूँ क्योंकि उन्होंने मोटिवेट किया है। तो चाहे वो बेसिक सब्जेक्ट्स में हेल्प करना हो, मैथमेटिक्स लर्न करना हो या साइंस लर्न करना हो, या फिर रेगुलर फैसिलिटीज जैसे कि कहाँ रहना है या कैसे मैनेज करना है चीज़ें, तो उसमें भी काफ़ी हेल्प मिली है मुझे। तो बहुत बड़ा योगदान है उस मामले में घर वालों का और फैमिली का। तो किसी भी नौकरी प्राप्त, जैसा कि आप इतने टैलेंटेड हैं, आप भले सिलेक्टेड थे, तो पहले मैं जानना चाहता हूँ सुमित जी कि इस सीएपीएफ की तैयारी करने में एक बच्चा जानना चाहेगा, आपसे भी 10 मिलियन बच्चे देख रहे हैं, तो बच्चा जानना चाहेगा कि कितना टाइम पे करूं तो मैं सीएपीएफ बन जाऊंगा, एक कमांडर बन जाऊंगा, क्योंकि हर किसी का सपना होता है। तो कितना टाइम आपको लगता है कि इसमें लगेगा? सीएपीएफ यूपीएससी का एग्जाम है, तो एक यूपीएससी के एग्जाम्स के प्रति लोगों का डर रहता है कि अरे ये तो बड़ी संस्था एग्जाम करा रही है, देश की सबसे बड़ी संस्था, तो वो डर रहता है कि सिविल सर्विसेज की तरह तो नहीं होगा, कि बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि आप अगर सिर्फ सीएपीएफ को टारगेट कर रहे हैं, आपके पेपर्स, आपका टारगेट क्लियर है कि मुझे सिर्फ सीएपीएफ निकालना है, या सीडीएस जैसा, आर्म फोर्सेस जैसे छोटे एग्जाम निकालने हैं जो 1 या 2 दिन में खत्म हो जाते हैं, उनका ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं होता सीएससी की तरह, सिविल सर्विसेज एग्जाम की तरह, तो आप 2 साल की तैयारी और 2 अटेम्प्ट में आप निकाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये बोल रहा हूँ। और कुछ लोगों ने 1 साल में भी किया है। होराइजन मैटर करता है कि आपका लर्निंग कर्व कैसा है, कि आप लर्निंग होराइजन कैसा है, कहाँ तक आप पढ़ पा रहे हैं, कितना आप कवर कर पा रहे हैं। पेपर 1 का विड्थ इतना बढ़ गया है अभी कि आपको सब कुछ करना पड़ता है, कि आप साइंस भी अच्छे से कर रहे हैं, मैथ भी पूछ रहा है, रीजनिंग भी पूछ रहा है, सोशल साइंसेस भी पूछ रहा है, पॉलिटी भी पूछ रहा है, ये सब भी पूछ रहे हैं। आप सब लर्न करिए 1 साल में, और अगले साल आप एग्जाम दीजिए। मेरा मानना है 1.5 साल से 2 साल की अराउंड तैयारी हो जाती है। उन्होंने कहा कि तैयारी के लिए आपको सतत क्रम से लगना पड़ेगा, और अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो टाइम को मत देखिए कि 1 साल या 2 साल, आपका सिलेक्शन जब तक न होना तब तक आप जुड़े रहें, और एक जुझारू प्रवृत्ति के बने स्टूडेंट्स, अंदर से आपके अंदर जोश, जुनून और आग होनी चाहिए सफलता प्राप्त करने के लिए। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 10th रैंक लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, टॉपर ही है, क्योंकि आप जानते हो टॉप का टॉपर बना है, लेकिन टॉपेस्ट वर्ड का यूज इंग्लिश में होता ही नहीं, क्योंकि टॉपेस्ट, देयर इज ऑलवेज वैकेंट प्लेस एट द टॉप, यानी कि सफलता के लिए टॉपेस्ट प्लेस हमेशा खाली होता है, इसलिए टॉपेस्ट वर्ड का यूज नहीं करते। हालांकि डिग्री में कॉम्पिटिटिव है, टॉप बोलते हैं, टॉपर बोलते हैं, लेकिन टॉपेस्ट का यूज कभी नहीं करते, क्योंकि टॉपेस्ट होता ही नहीं है। इंग्लिश में पढ़ते थे टॉपेस्ट, लेकिन टॉपेस्ट वर्ड इसलिए नहीं होता है कि टॉपर, आप भी टॉपर हैं, और जो रैंक 1 लाएगा वह भी टॉपर होगा, उसे हम टॉपेस्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि उससे ज्यादा नंबर आने वाला व्यक्ति हो सकता है। इसलिए देयर इज ऑलवेज प्लेस एट द टॉप, टॉप पे प्लेस हमेशा खाली होता है। तो मैं बच्चों से यह कहना चाहता हूं कि आप भी टॉपर बने, पहले टॉप फिर टॉपर बने, और अपने माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के बच्चों में आप एक मिसाल बने, जैसा कि ये सर बता रहे हैं कि इस तरह से बच्चे सफल हो सकते हैं। कंटिन्यू अभ्यास से पढ़ करके मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती है, स्वप्न के प्रति निगाहों से हटाती है, हौसला मत हारना गिर करे मेरे दोस्त, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। तो आपको चलना सीखना है। जैसा कि उन्होंने कहा कि क्लास 6 तक इनका मीडियम हिंदी था, फिर उन्हें इंग्लिश मीडियम में गया, तो उसका एक वाक्य जरा सुनाइए जो आपको मजेदार लगा हो, यहाँ पे आपको इंग्लिश में परेशानी आई हो। 6th क्लास में मैंने इंग्लिश मीडियम में स्विच किया, तो मैं
पहली बार हिंदी से इंग्लिश मीडियम गया, मैंने एक तो मैंने जिस स्कूल में मेरा एडमिशन होना था 6वीं क्लास में, तो उसमें टेस्ट मैंने हिंदी में दिया था क्योंकि वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों था। तो लेकिन मैंने बहुत रिक्वेस्ट में, मेरे बड़े भैया की रिक्वेस्ट में बहुत ज़्यादा मैं इंग्लिश मीडियम में स्विच कर पाया। इंग्लिश मीडियम में उन्होंने मुझे डाल दिया। लेकिन मैं जाता था तो मुझे लगता था कि अरे यहाँ तो सब लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, सबको सब कुछ समझ आ रहा है। तो कभी मैम बोले कि इज इट ऑल राइट, तो सब लोग बोलते थे यस सर, यस मैम। तो मैं भी यस मैम बोलता, मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि कोई क्वेश्चन पूछा तो यस मैम, कोई क्वेश्चन पूछा तो नो मैम, तो मैं भी यस मैम नो मैम बोलता था। कुछ दिनों बाद इंग्लिश सीखी, तब फिर मैंने जब रेट्रोस्पेक्ट में देखा कि अरे मेरे ही जैसे सब थे, तो सब लोग भी यही कर रहे थे, मैं अकेला नहीं था उनमें से। तो ये एक मजेदार किस्सा था कि इस बारे में देखा आपने। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि ये बच्चे थे क्लास 6 में, तो इंग्लिश में परेशानी कहाँ आई, यानी बच्चे के अनुसार ढलते चले गए। अब भाई स्कूल डिसाइड हो गया, तो डिसाइड हो गया, सब बच्चे टीचर आ रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि टीचर बोल क्या रहा है, मुझे क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो बच्चे के देखा देखी यस मैम नो मैम कर रहे थे। एक समय ऐसा आया कि उन्होंने एग्जाम फाड़ दिया, सारा तरीका अपना करके काम कर लिया। तो आप भी अगर यस मैम नो मैम में हैं तो आप इंग्लिश को ध्यान दीजिए। कल जब वे पढ़े थे तो उस जमाने में कुछ और रहा होगा, आज और भी जमाना बदल रहा है, आज सुविधाएं बढ़ रही हैं, आज लेवल बढ़ रहा है। उसमें हो सकता है पढ़ते होंगे मोबाइल फोन में तो सुविधा नहीं रहा होगा, नेट सुविधा नहीं रहा होगा, लेकिन आज आपके पास सब कुछ सुविधा उपलब्ध है। तो अब आप देर नहीं करना है। एक मैसेज देना चाहूँगा टीचर के नाते, क्योंकि आप मुझे पहचान रहे हो धर्मेंद्र सर, तो यहाँ पे 10 मिलियन आप लोगों ने किया है इसको। इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इंग्लिश में कहीं भी समस्या है तो इसको जड़ से नाश करना एक बीमारी है। बीमारी को अगर आपका स्कूलिंग हिंदी मीडियम में हुआ है, कॉलेज हिंदी मीडियम में किए हो, फिर भी वक्त अभी आपके पास है। अगर आज आप जाग जाते हो तो आज ही समय आपके पास है जगने का और आगे बढ़ने का। इंग्लिश को उखाड़ फेंको, जैसे अंग्रेज को भगा दिया हम लोगों ने, उस तरह से इंग्लिश को भी अपने मन से मिटा देना है, डर को हटा देना है, तभी आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो पाएगा और लिखना पढ़ना बोलना आ जाएगा। चाहे CAPF हो, चाहे UPSC हो, चाहे CGL हो, SSC हो, किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, उस प्रक्रिया में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने अभी नीचे बात भी करा था इनसे, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करते थे और इसके माध्यम से ये बहुत सारे क्वेश्चन बनाते थे। इनका काम था करना प्रैक्टिस, क्या am I right? जी। तो इस तरह से करते प्रैक्टिस, तो इनका प्रैक्टिस ही आपको सफलता दिलाएगा। तो DSL आपके लिए हमेशा आपकी सफलता के लिए प्रयासरत रहता है। तो कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप बेशक संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दो आप बच्चों की सफलता के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो ऑब्जर्व करी है इतने दिन के कंपटीशन के बाद और सारी चीज़ों के बाद, कि निराश नहीं होना चाहिए और ट्रुथ को समझो कि सब सारे एस्पिरेंट्स को मेरा कहना है कि ट्रुथ को समझो कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ब्रूटल है कंपटीशन। सब कोई सिलेक्शन पाना चाहता है, सब कोई एक अच्छी नौकरी पाना चाहता है, तो ये ट्रुथ है। बाकी मेहनत करना, इसी को रियलाइज करने के लिए कि हमें अच्छी रैंक मिल जाए, मेहनत करना भी हमारा काम है। उसके प्रति हमें हमेशा ये रहना चाहिए, कार्यरत रहना चाहिए हमेशा। यही ये सुमित जी कहना चाहते हैं कि रख तू राह पर 2-4 ही कदम, मगर जरा तबीयत से मंजिल खुद ब खुद चलकर तेरे पास आएगी, मत घबरा, तेरी तकदीर कभी भी बदल जाएगी। इनका कहना था कि थोड़ा सा ही पढ़ो, जरा से पढ़ो, लेकिन एवरी डे पढ़ो, प्रतिदिन पढ़ो, कॉन्टिन्यूअस पढ़ो। यानी कि आप बीमारी का बहाना न लो, मौसम खराब है बहाना न लो, पिताजी डांट दिए बहाना मत लो। मतलब आपको एक कर्म दिया गया है और एक टाइम बॉन्डिंग दिया गया है, उस बॉन्डिंग में, उस बॉन्ड में बंध जाओ और निश्चित समय सीमा के अंदर अपने आप को चैलेंज दो और फिर देखो सफलताएं कैसे कदम चुमती है। एक बार सुमित जी, बच्चे आपसे जानना चाहेंगे एक क्वेश्चन कि आखिर आपका पढ़ाई करने का स्ट्रेटजी क्या था? सुबह कुछ लोग कहते हैं सुबह 4 बजे सुबह पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए, कौन सी किताब पढ़ना चाहिए, या कैसे स्ट्रेटजी कि पढ़ाई में क्या अपनाएं कि व्यक्ति जल्दी सफल हो जाए? सर, मेरा स्ट्रेटजी बहुत ऑर्गेनिक रहा है कि मैं बहुत सारे संस्थाओं के, ऑर्गेनाइजेशंस के मटेरियल से भरोसा करने के अलावा मैं अपने ऊपर खुद भरोसा किया कि मैं उस प्राइमरी सोर्स पे गया हूँ कि जो UPSC या SSC जैसी या UPSC जैसी संस्था के एग्जामिनर के मन में क्या चल रहा है,
उस चीज़ को भापने की कोशिश करिए। तो उसका एक तरीका है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लेने हैं, और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं CAPF का एग्जाम लिख रहा हूँ, पेपर लिख रहा हूँ, तो सिर्फ वही इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि मैं और एग्जाम भी, जैसे सिविल सर्विस का एग्जाम हो रहा है, प्रीलिम्स हो रहा है, या फिर SSC का एग्जाम हो रहा है, सेम एग्जामिनर कहीं ना कहीं बैठ के क्वेश्चन बनाते हैं, और वो सेम एग्जाम सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं, या उस साल भी रिपीट हो जाते हैं। तो मैं बहुत बिलीव करता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भरोसा करें। मैंने 1979 से लेके 2022 तक 2023 प्रीलिम्स CAPF के लिए या CSA के लिए मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। और क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये नहीं है कि हमने सिर्फ आंसर देख लिए, आंसर देखने से काम चल जाए। ये किसी भी क्वेश्चन, किसी भी उसमें, चाहे वो आप इंग्लिश का ही क्वेश्चन क्यों ना कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव टाइप, आप देखिए कि वो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो वो 4 ऑप्शन में से एक सही होगा। वो 3 क्यों दे रखे हैं एग्जामिनर ने? वो 3 आपको उनमें से हो सकता है कि कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हो, और वो 3 ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं। आप नोट्स बनाएंगे तो 3 पॉइंट और तैयार हो जाएंगे। इस तरह से अगर मेरे पास 2000 क्वेश्चन है तो 2000 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो इतने पॉइंटर्स मेरे हो जाएंगे, तो 8000 पॉइंटर्स मेरे हो गए, 8000 चीजों का मैंने नॉलेज ले लिया। तो इस तरह से ये तैयारी का मेरा स्ट्रेटेजी रहा है। इसी तरह से मैंने, जैसे इंग्लिश की बात है जहाँ पे, इंग्लिश के लिए मैंने CAPF के क्वेश्चन तो लगाए ही हैं, CAPF का पेपर तो किया ही है, जो एसे वाला पेपर होता है, और ये होता है कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी राइटिंग का होता है। मैंने IFS के भी लगाए हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी लगाया है, सिविल सर्विसेज का भी लगाया है, CISF LDCE करके एक एग्जाम होता है, उसमें भी इंग्लिश का पेपर होता है, उसको भी लगाया। तो वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, क्योंकि वो हमें प्राइमरी सोर्स दे रहा है, जो एग्जामिनर सोच रहा है वहाँ से हमें डेटा मिल रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत सही मुझे पड़ी है, जो अपार्ट फ्रॉम एनी कोचिंग हेल्प की। तो बच्चे एक हल्का सा क्वेश्चन जानते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ते थे? घंटे पढ़ने से मेरा ये नहीं रहा है, मेरा था कि काम कब खत्म हो रहा है। मैं घंटों पे विश्वास नहीं करता कि 8 घंटे पढ़ना इनफ होगा, 12 घंटे पढ़ना इनफ होगा। मेरा था कि ये टारगेट लेके बैठा हूँ तो हो जाता था, कभी कभी सुबह भी हो जाती थी, 3-4 भी बज जाते थे, यार 9 बज गए सुबह के। मैं काम करते रहा, काम फिनिश किया, क्योंकि फिर वो मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई अधूरा काम छोड़ दिया है, अगले दिन पूरा नहीं हो पाता। एक यूनिट वर्क उठा लिया तो उसको खत्म करना है। तो मेरा घंटों से कभी ये नहीं रहा है कि 12 घंटे पढ़ो, 13 घंटे पढ़ो। वो अपने आप आपको आ जाएगा कि एग्जाम के टाइम आप पढ़ा लेंगे आवर्स ऑफ वर्क अपने। तो आवर्स ऑफ वर्क इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कि आप काम खत्म कर लीजिए। वर्क आवर्स इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैथ में हम पढ़ते हैं वर्क आवर्स, तो कितना यूनिट वर्क कितने घंटे में आपने कर लिया वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देन रियली टॉकिंग अबाउट ओनली द आवर्स, या टाइम पीरियड के बारे में बात कर लीजिए। तो सुमित ने बताया कि टाइम्स में घंटे से काम नहीं चलेगा, यानी आप टारगेट सेट करो और सिटिंग लगाने का प्रयास करो। आपने टेबल से बैठा ना, तो बैठने के बाद अगर कोई बुक उठाया है, इंग्लिश हो मैथ कुछ भी हो, तो आप उठाया तो उसको फिनिश करो। जो आपके पास टास्क है, एक चैप्टर तो फिनिश करो, ये नहीं कि उबाओ नहीं, पढ़ाई में इंटरेस्ट, उसके साथ प्ले करना होगा, तब मजा आएगा सिलेक्शन में, और तब आप जल्दी सफल हो जाओगे। CAPF निकालना आपके लिए आसान है और आप बेहतर आगे बढ़ सकते हो। बस आप भी अगर चाहते हैं इनके जैसा मेरे साथ बैठना, थोड़ा सा मेहनत करिए, और फिर भी आपको DSL आपको बुलाएगा और आप यहाँ बैठ करके मेरे साथ इंटरव्यू करेंगे। तो मैं चाहता हूँ अगला नंबर आपका हो और आप सफल हो, DSL इंग्लिश चैनल पे आएं और आ करके यहाँ मेरे साथ बैठें और आप भी सफल होने का प्रयास करें। DSL हर उन बच्चों को प्रेरित करता है जो बच्चे इंग्लिश में बहुत कमजोर हैं, क्योंकि DSL इंग्लिश का ही चैनल है जिसमें लगभग 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और 10 मिलियन बच्चे देखते हैं। तो मैं चाहता हूं इसको जितना जल्दी हो सब बच्चों को शेयर कीजिए, और शेयर करके उन बच्चों को बताएं कि यहाँ पे अच्छे लोग आते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आप भी अगर बेहतरीन बनना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, तो इंग्लिश के साथ साथ आपके अंदर एटिकेट्स, बोलने का तरीका, सब कुछ होना चाहिए, और वो DSL आपको प्रदान करता है। मिलते हैं हम लोग फिर से एक अगले चैनल।